चैप्टर 9 चांदनी में छाया। पिताजी को आने में बहुत देर हो जाएगी, डिक ने अचानक कहा। वे लकड़ी के ढेरों पर बैठे थे जो कि केबूस के दोनों ओर ब्रिगेड के डेक पर लगे थे। एक आदर्श बसेरा। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सूरज डूब रहा था, एक ऐसे समुद्र में जो उबलते हुए सोने के समुद्र जैसा लग रहा था। मृगतृष्णा के किसी रहस्य ने पानी को हिलाकर कांपने पर मजबूर कर दिया, जैसे कि वह प्रचंड गर्मी से परेशान हो। हाँ, वो है, मिस्टर बटन ने कहा, लेकिन कभी न आने से देर से ही सही। अब उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि इससे वह नहीं आएगा। पानी में जाते हुए सूरज को देखो और अब एक शब्द भी मत बोलो, लेकिन सुनो और तुम उसे फुफकारते हुए सुनोगे। बच्चे देखते रहे और सुनते रहे, पैडी भी। तीनों मौन थे जब विशाल धधकती ढाल ने पानी को छुआ जो उससे टकराने के लिए उछल रहा था। आप पानी की फुफकार सुन सकते थे अगर आपके पास पर्याप्त कल्पना है। पानी को छूने के बाद सूरज उसके पीछे डूब गया, उतनी ही तेजी से जैसे कोई आदमी जल्दबाजी में सीढ़ी से नीचे उतर रहा हो। जैसे ही वह गायब हुआ, समुद्र पर एक भूतिया और सुनहरा सांझ फैल गया, एक रोशनी जो बहुत ही खूबसूरत थी लेकिन बेहद उदास थी। फिर समुद्र एक बैंगनी छाया में बदल गया, पश्चिम अंधेरा हो गया जैसे कि एक बंद हो रहा दरवाजा हो, और सितारे आसमान पर दौड़ पड़े। मिस्टर बटन, एमिलिन ने सूरज की ओर सिर हिलाते हुए कहा, जब वह गायब हो गया, वहाँ कहाँ है? पश्चिम, उसने सूर्यास्त को घूरते हुए उत्तर दिया। चेनी और इंजी और सब दूर। अब सूरज कहाँ चला गया है, पैडी? डिक ने पूछा। वह चांद का पीछा करने गया है, और वह अपनी पोशाक को पूरी ताकत से बांधकर भाग रही है। वह कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच जाएगी। वह हमेशा उसके पीछे लगा रहता है, लेकिन अभी तक उसे पकड़ नहीं पाया है। अगर वह उसे पकड़ ले तो वह उसके साथ क्या करेगा? एमिलिन ने पूछा। विश्वास, और शायद वह उसके लिए एक खोपड़ी ले आएगा और वह इसकी हकदार भी होगी। वह इसकी हकदार क्यों थी? डिक ने पूछा, जो प्रश्न पूछने के मूड में था। क्योंकि वह हमेशा लोगों को गुमराह करती है और उन्हें गुमराह करती है। लड़कियां हों या पुरुष, वह उन सभी को एक बार धोखा दे देती है जब वह उन पर हावी हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने बक मैकेन के साथ किया था। वह कौन है? बक मैकेन। फेथ, वह वही गांव का आदमी था जहां मैं पुराने दिनों में रहा करता था। वह क्या है? अपनी सीटी को थामे रहो और सवाल मत करो। वह हमेशा चांद देखना चाहता था, हालांकि वह 2 साल का था और 6 फुट 4 इंच का था। उसके पास एक थूथन था जो टूटे हुए स्प्रिंग के साथ चूहे के जाल की तरह खुला हुआ था, और वो एक नाई की छड़ी की तरह पतला था। आप उसके बीच में एक चट्टान की गांठ बांध सकते थे, और जब चांद पूरा होता था तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। बटन ने पानी पर सूर्यास्त के प्रतिबिंब को एक पल के लिए देखा, जैसे कि अतीत से किसी रूप को याद कर रहे हों, और फिर आगे बढ़ गए। वह घास पर बैठकर उसे घूरता रहता, और फिर वह पहाड़ियों पर उसका पीछा करना शुरू कर देता, और वे उसे आखिरकार, शायद 1 या 2 दिन बाद, पहाड़ों में खोया हुआ जामुन चरते हुए और भूख और कांप से गोभी की तरह हरा पाते, जब तक कि यह इतना बुरा नहीं हो जाता कि उन्हें उसे लंगड़ाना पड़ता। डिक चिल्लाया, मैंने एक गधे को लंगड़ाते हुए देखा है। लगता है कि आपने बक मैकेन के जुड़वां भाई को देखा है। खैर, एक रात मेरा बड़ा भाई टिम आग पर बैठा था, अपने दुधमुए बच्चे को सुलगा रहा था और अपने पापों के बारे में सोच रहा था, तभी बक लंगड़ाते हुए अंदर आया। टिम, वह कहता है, आखिरकार मुझे वह मिल ही गई। टिम ने कहा, किसको मिला? वह कहता है, चांद। टिम ने कहा, उसे कहाँ पाया? तालाब के पास एक बाल्टी में। दूसरा कहता है, सुरक्षित और स्वस्थ है और उस पर एक खरोंच भी नहीं है। तुम आओ और देखो, वह कहता है। इसलिए टिम उसके पीछे जाता है, वह लंगड़ाता हुआ चलता है, और वे तालाब के किनारे जाते हैं, और वहाँ, निश्चित रूप से, पानी से भरी एक टिन की बाल्टी खड़ी थी, और पानी पर चांद का प्रतिबिंब था। बक फुसफुसाता है, मैंने उसे तालाब से बाहर निकाला। वह कहता है, अभी आराम करो, और मैं धीरे से पानी बाहर निकालूंगा, और हम उसे ट्राउट की तरह तालाब के तल पर जीवित पकड़ लेंगे। इसलिए वह धीरे से बाल्टी से पानी निकालता है जब तक कि वह लगभग पूरी तरह से खत्म न हो जाए, और फिर वह बाल्टी में
देखता है और उम्मीद करता है कि चंद्रमा तालाब के तल में एक चपटी मछली की तरह फड़फड़ा रहा होगा। वह चली गई, उसके लिए बहुत बुरा है। वह कहता है, फिर से प्रयास करो, भाई ने कहा, और बक ने फिर से बाल्टी भर दी, और जब पानी स्थिर हुआ तो निश्चित रूप से चांद दिखाई दिया। चलो, मैं कहता हूँ भाई, पानी निकाल दो, लेकिन धीरे से चलो, नहीं तो वह फिर से फिसल जाएगी। बक ने कहा, 1 मिनट, मेरे पास एक उपाय है। उसने कहा, इस बार वह मुझे चकमा नहीं देगी। उसने कहा, तुम मेरा इंतजार करो, और वह लंगड़ाता हुआ अपनी बूढ़ी माँ के केबिन में जाता है, जो कुछ ही दूरी पर है, और वापस एक छलनी लेकर आता है। बक ने कहा, तुम छलनी पकड़ो, और मैं उसमें पानी डालूंगा। अगर वह बाल्टी से भाग जाती है तो हम उसे छलनी में डाल देंगे। और वह बाल्टी से पानी को इतनी कोमलता से बाहर निकालता है मानो वह जग से पानी निकाल रहा हो। जब सारा पानी निकल जाता है तो वह बाल्टी को ऊपर की ओर घुमाता है और उसे हिलाता है। वह चीज भाग गई। वह चिल्लाता है, वह फिर चली गई, और ऐसा करते हुए वह बाल्टी को तालाब में फेंक देता है, और बाल्टी के पीछे छलनी। तभी उसकी बूढ़ी माँ अपनी छड़ी के सहारे लंगड़ाती हुई आती है। मेरी बाल्टी कहाँ है? वह बोली। बक ने कहा, तालाब में। और मैं छलनी। वह कहती है, बाल्टी के पीछे चला गया। मैं तुम्हें एक बाल्टी दूंगी। उसने कहा, और वह छड़ी लेकर उसके पास आई और उसे एक कंकाल दिया, और उसे दहाड़ते हुए और लंगड़ाते हुए अपने सामने ले गई, और उसे एक कोठरी में बंद कर दिया, और उसे रोटी और पानी पर रखा ताकि वह जाग सके और उसके सिर से चांद निकल जाए। लेकिन वह अपनी प्रबल बचा सकती थी, क्योंकि उस दिन महीना फिर से शुरू हो गया था। वह आ रही है। चांद, चांदी जैसा चमकीला और शानदार, पानी से बाहर निकल रहा था। वह पूर्ण था, और उसकी रोशनी लगभग दिन के प्रकाश की तरह शक्तिशाली थी। बच्चों की परछाइयां और मिस्टर बटन की अजीबोगरीब परछाई केबूस की दीवार पर छाया की तरह कठोर और काली पड़ रही थी। हमारी परछाइयों को देखो, डिक चिल्लाया, अपनी चौड़ी किनारी वाली पुआल की टोपी उतारकर उसे लहराते हुए। एमिलिन ने अपनी गुड़िया को उसकी परछाई देखने के लिए ऊपर उठाया, और मिस्टर बटन ने अपना पाइप ऊपर उठाया। अब आओ, उसने कहा, पाइप को वापस अपने मुंह में डालते हुए, और उठते हुए, और बिस्तर पर चले जाओ। ये समय है कि तुम दोनों को थप्पड़ मार दिया जाए। डिक चिल्लाने लगा, मैं बिस्तर पर नहीं जाना चाहता, मैं थका नहीं हूँ। पेरीलेस थोड़ी देर और रुकेगा। 1 मिनट भी नहीं, दूसरे ने नस की तरह निर्णय लेते हुए कहा, पाइप निकल जाने के बाद 1 मिनट भी नहीं। डिक ने कहा, इसे फिर से भरें। मिस्टर बटन ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने पाइप से कश खींचा तो उसमें से घुरघुराहट निकली, एक तरह की मौत की खड़खड़ाहट जो लगभग तुरंत विलुप्त होने की बात कह रही थी। मिस्टर बटन, एमिलिन ने कहा। वह अपनी नाक हवा में उठाए हुए सूंघ रही थी, धूम्रपान करने वाले की हवा की ओर बैठी हुई, और पिक्टल विषाक्त हवा से बाहर, उसकी गंध की नाजुक भावना ने कुछ ऐसा महसूस किया जो दूसरों के लिए खो गया था। क्या है, कुशला? मुझे कुछ गंध आ रही है। तुम क्या कहते हो कि तुम्हें क्या बदबू आ रही है? कुछ अच्छा, कैसा लग रहा है? डिक ने जोर से सूंघते हुए पूछा। मुझे कुछ भी गंध नहीं आ रही है। एमिलिन ने सुनिश्चित करने के लिए फिर से सूंघकर देखा। फूल, उसने कहा। दोपहर से ही कई दिशाओं में बदल चुकी हवा अपने साथ एक हल्की सी गंध लेकर आ रही थी। वेनिला और मसालों की इतनी हल्की सुगंध की तीव्र घ्राण इंद्रिय को छोड़कर किसी को भी महसूस नहीं हो रही थी। फूल, बूढ़े नाविक ने पाइप से राख को बूट की एड़ी पर थपथपाते हुए कहा। और तुम्हें समुद्र के बीच में फूल कहाँ से मिले? तुम तो नशे में हो। अब आओ, तुम्हारे साथ बिस्तर पर। इसे फिर से भर दो, डिक ने पाइप की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं तुम्हें एक जोरदार थप्पड़ मारूंगा, उसके अभिभावक ने उसे लकड़ी के ढेर से नीचे उतारते हुए कहा, और फिर एमलाइन की सहायता करते हुए कहा, अगर तुमने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो 2 मिनट में। चलो, एमलाइन। वह पीछे की ओर चल पड़ा, दोनों हाथों में एक एक छोटा सा हाथ थामे। डिक चिल्ला रहा था। जैसे ही वे जहाज की घंटी के पास से गुजरे, डिक ने डेक पर पड़ी बेलेन पिन की ओर हाथ बढ़ाया, उसे पकड़ा और घंटी पर जोर से मारा।
ये सोने से पहले छीनी जाने वाली आखिरी खुशी थी और उसने उसे छीन लिया। पैरी ने डेक हाउस में अपने और अपने सैनिकों के लिए बिस्तर लगा लिए थे। उसने मेज पर से सामान हटा दिया था, दुर्गंध दूर करने के लिए खिड़कियां तोड़ दी थीं, तथा कप्तान और साथी के केबिनों से गद्दे फर्श पर बिछा दिए थे। जब बच्चे बिस्तर पर सो गए तो वह स्टारबोर्ड रेलिंग पर गया और उस पर झुककर चांदनी से जगमगाते समुद्र को देखा। वह जहाज़ों के बारे में सोच रहा था, जबकि उसकी भटकती हुई आंखें समुद्र के ऊपर घूम रही थीं। उस संदेश के बारे में थोड़ा भी नहीं सोच रहा था जो सुगंधित हवा उसे दे रही थी। वह संदेश जो एमिलिन ने प्राप्त किया था और जिसे उसने स्पष्ट रूप से समझा था। फिर वह अपनी पीठ रेलिंग पर टिकाकर और अपने हाथों को अपनी जेबों में डालकर झुक गया। वह अब सोच नहीं रहा था, वह चिंतन कर रहा था। पैरी बटन द्वारा उदाहरणित आयरिश चरित्र का आधार गहन आलस्य और गहन उदासी का मिश्रण है। फिर भी पैरी अपने बाएं हाथ के तरीके से जहाज पर सवार किसी भी व्यक्ति की तरह ही कड़ी मेहनत करने वाला था, और उदासी के लिए वह फोकस ला का जीवन और आत्मा था। फिर भी वे वहां थे, आलस्य और उदासी केवल टैप किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वह अपने हाथों को जेबों में डाले, समुद्र के किनारे की तरह चांदनी में डेक के तख्तों में लगे डंडे गिनते हुए खड़ा था, तो वह पुराने दिनों की समीक्षा कर रहा था। बक मैकेन की कहानी ने उन्हें याद दिला दिया था, और सभी नमकीन समुद्रों के पार वह कोनिमारा पहाड़ों पर चांदनी देख सकता था, और गरजते हुए समुद्र तट पर समुद्री पक्षियों की चीखें सुन सकता था, जहां हर लहर के पीछे 3000 मील का समुद्र होता है। अचानक बटन कोनमारा के पहाड़ों से वापस आया और खुद को शेनांडो के डेक पर पाया, और वह तुरंत भय से ग्रस्त हो गया। सफ़ेद सुनसान डेक के पार खड़ी हुई रस्सियों की छाया से अवरुद्ध वह कैबोस का दरवाज़ा देख सकता था। मान लीजिए कि उसे अचानक एक सिर बाहर निकलता हुआ दिखाई दे, या इससे भी बदतर एक छायादार आकृति अंदर जाती हुई दिखाई दे। वह डेक हाउस की ओर मुड़ा, जहां बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे, और जहां कुछ ही मिनटों में वो भी उनके बगल में गहरी नींद में सो गया, जबकि पूरी रात ब्रिगेड प्रशांत महासागर की हल्की लहरों के साथ हिलती रही और हवा चलती रही, जो अपने साथ फूलों की खुशबू लेकर आई।